नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में होने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब घर में सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में प्यारे बच्चों अपन जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है बीकॉम फाइनल ईयर का आपका जो टैक्सेशन का जो पेपर है, उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो पेपर अपन पढ़ रहे हैं उसमें भी जीएसटी का 3rd चैप्टर अपन ने ले रखा है। वो है स्कोप ऑफ सप्लाई, यानी कि आपूर्ति का क्षेत्र क्या है जीएसटी के संदर्भ में। और उसके संबंध में इससे पहले वाला जो वीडियो देखा था अपन ने, उसमें अपन ने शेड्यूल सेकंड में कुछ ऐसी गतिविधियां दे रखी थी जिनको माल अथवा सेवा की आपूर्ति मानना होता है। ठीक है, आज की वीडियो में अपन ये देखेंगे कि शेड्यूल 3rd में, शेड्यूल 2 में तो वही गतिविधियां मेंशन की गई है जिनको माल अथवा सेवा की आपूर्ति मानना है। अब शेड्यूल 3rd में कुछ ऐसी गतिविधियां दी गई हैं जिनको माल अथवा सेवा दोनों की ही आपूर्ति नहीं मानना है। ऐसी गतिविधियां हैं साफ साफ, अगर इस तरह का किसी भी तरह का लेन देन होता है और अनुसूची 3rd में वो आता है तो उसको अपन को ना तो माल की आपूर्ति मानना है ना ही उसको सेवा की आपूर्ति मानना है। तो लेट अस स्टार्ट नाउ। क्या है वो गतिविधियाँ? तो देखिए, अनुसूची 3rd में वो गतिविधियां मेंशन की गई है। तो थोड़ा जीके के बेस के आप ये भी याद करने की चीज़ है कि अनुसूची 3rd में क्या लिखा गया है और अनुसूची 2nd में क्या लिखा गया है। तो सबसे पहले जो गतिविधि है प्यारे बच्चों, वो है आपकी एक कर्मचारी द्वारा अपनी नियोक्ता को अपने नियोजन के दौरान नियोजन के संबंध में सेवाएं। बहुत ही साफ साफ चीज़ लिखी हुई है। कोई भी नियोक्ता, वो सरकार भी हो सकती है या कोई प्राइवेट नियोक्ता भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, अगर अपने कर्मचारी को नियोजन के दौरान यानी कि उसके नियुक्ति के दौरान या सेवा के दौरान किसी भी तरह के संबंध में सेवाएं देती है कर्मचारी द्वारा, एक कर्मचारी अपने नियोक्ता को जो सेवाएं देगा, फॉर एग्जांपल हमें ही ले लीजिए, हम जैसे सरकार के कर्मचारी हैं, अगर हम लोग सरकार को सेवाएं दे रहे हैं, पढ़ाने की सेवा दे रहे हैं, तो ये हम उसको सप्लाई नहीं मानेंगे। वैसे तो हम सेवा दे रहे हैं तो इसको ना तो सेवा की सप्लाई मानेंगे। क्यों? क्योंकि साफ साफ लिख दिया है अनुसूची 3rd में कि इसको आप सप्लाई नहीं मानेंगे। अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। अनुसूची 3rd में मेंशन कर दिया है कि ये इस तरह की सेवा को सप्लाई नहीं माना जाएगा। जैसे हम पढ़ाने की सेवा दे रहे हैं सरकार को, बच्चों को, तो हमारा नियोक्ता कौन है? सरकार है, राज्य सरकार है। तो इस तरह की जो गतिविधि हम जो दे रहे हैं उसको सेवा की सप्लाई नहीं मानेंगे। अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो ये एक सेवा की सप्लाई होगी। इसमें सप्लाई के होने के, सेवा की सप्लाई होने के सारे गुण मौजूद हैं। ठीक है, और अपना कॉमन सेंस भी ये कहता है कि ये सप्लाई कहलाएंगी, सारे गुण इसमें हैं। बट अनुसूची 3rd में लिख दिया है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच में किसी भी तरह नियोजन के तहत कोई सेवा दी जाती है कर्मचारी द्वारा। ठीक है, नियोक्ता तो देगा, तो नियोक्ता के संबंध में तो अलग प्रोविज़न है। नियोक्ता अगर आपको सेवा दे रहा है कुछ या कोई माल आपको दे रहा है तो उसको सप्लाई माना जाएगा। पर अगर आप नियोक्ता को कोई सेवा दे रहे हो तो उसको सप्लाई नहीं माना जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अनुसूची 3rd में लिख दिया है। दूसरा क्या है? तत्समयी प्रभावी किसी कानून के तहत स्थापित किसी न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा सेवाएं। ठीक है, किसी भी कानून के तहत कोई न्यायालय स्थापित किया गया है या ट्रिब्यूनल स्थापित किया गया है कुछ विशेष प्रकार के मामलों के निपटान के संबंध में, तो ऐसे न्यायालयों द्वारा, जैसे जिला न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, इस तरह के जो कोर्ट हैं, दूसरे महिलाओं के लिए अलग से न्यायालय बने हुए हैं, किसी भी तरह के सेशन कोर्ट्स बने हुए हैं, ये अगर कुछ सेवाएं देते हैं तो ये सेवाएं भी सप्लाई नहीं मानी जाएंगी। साफ साफ इसमें शेड्यूल 3rd में मेंशन किया गया है। तीसरा क्या है? ऐसी क्या गतिविधि है जिसको सेवा या माल की सप्लाई नहीं मानेंगे? देखिए, तीसरे में लिखा गया है कि संसद के सदस्य, संसद का मतलब राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के सदस्य, पंचायत के सदस्य कौन होते हैं? वार्ड पंच, सरपंच, ये लोग, नगर पालिका के सदस्यों एवं अन्य स्थानीय प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा किए गए कार्य, ये लोग कुछ कार्य करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। सांसद, एमएलए जो भी होते हैं, ये सरपंच, जिला प्रमुख या प्रधान, ये जो लोग होते हैं ये अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य करते हैं इनको सेवा की आपूर्ति नहीं माना जाएगा और इनके द्वारा किए गए कार्यों पर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। ठीक है, ब में क्या है? एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो संविधान के प्रावधान के अनुसार में किसी पद पर है, उस पद की हैसियत से कर्तव्यों का निष्पादन करता है। संविधान के तहत मान लीजिए, कौन संविधान के तहत कौन हो सकता है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, बहुत सारे हैं नेता, मंत्री जो लोग हैं, ये एक संविधान के तहत, जैसे आरपीएससी है आपकी, यूपीएससी है, इसका चेयरमैन है, यूजीसी का चेयरमैन है, ये किसके? संविधान के तहत किसी संवैधानिक पद पे होते हैं। ये संविधान में इनके बारे में लिखा गया है कि ये इसमें संवैधानिक पद पर ये व्यक्ति
इस तरह से कार्य करेगा तो उनके द्वारा जो सेवाएं दी जाएंगी तो उनकी सेवाओं को भी आपूर्ति नहीं माना जाएगा और उनकी सेवाएं जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगी। अगला क्या पॉइंट है, देखिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित निकाय में अध्यक्ष, सदस्य या निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा जिसे इस वाक्य के प्रारंभ होने से पूर्व कर्मचारी नहीं माना गया हो, कर्तव्य का निष्पादन। केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण यानी कि अपने नगर पालिका है, नगर निगम है, नगर परिषद है, ये किसी ऐसे व्यक्ति को अगर नियुक्त करते हैं जिसमें वो सदस्य है या नियुक्त है, जैसे मेयर, महापौर, ये होते हैं ना नगर परिषद में पार्षद होते हैं, ये लोग मेयर, महापौर जो नगर निगम में होते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष होता है, तो ये क्या होते हैं कि कर्मचारी नहीं होते हैं, ये लोग कर्मचारी नहीं होते हैं और इनको कर्मचारी नहीं माना जाता। अगर कर्मचारी मान लिया जाएगा तो इनके लिए फिर अलग से प्रोविज़न या इनकी अलग सिचुएशन हो जाएंगी, ठीक है। तो ये लोग जो कार्य करते हैं इनको भी सेवा नहीं माना जाता, मतलब सेवा की आपूर्ति उसको नहीं माना जाता है, ठीक है। अगला है आपका दाह संस्कार, कब्रिस्तान, शवदाह या शवगृह सेवाएं जिसमें मृतक का परिवहन भी शामिल है। ये सेवाएं भी क्या होंगी, सेवा की आपूर्ति नहीं मानी जाएंगी। दाह संस्कार करने के लिए मान लीजिए सिटीज़ में हैं आप, शहरों में रहते हो तो कब्रिस्तान या शमशान, इनमें शव के अंतिम संस्कार के लिए जो सेवाएं दी जाती है तो उनको क्या नाम से सेवाओं को आपूर्ति नहीं माना जाएगा, ठीक है। पांचवा जो है भूमि का विक्रय या भवन का विक्रय बशर्ते भवन के विक्रय की दशा में अनुसूची सेकंड के पैराग्राफ 5 का वाक्य लागू नहीं होता हो। अब आपको इस 5 जो नंबर का पॉइंट है इसके लिए आपको अनुसूची सेकंड को देखना पड़ेगा, उसमें क्या सिचुएशन है। अगर वो लागू नहीं होता है तो इसको क्या नहीं मानेंगे अपन, माल अथवा सेवा की आपूर्ति नहीं मानेंगे, ठीक है। छठा पॉइंट क्या है, लॉटरी शर्त या जुए को छोड़कर अभियोग योग्य दावे। लॉटरी शर्त जुए को तो सप्लाई माना जाएगा, बट अभियोग योग्य दावे यानी कि दूसरे किसी अन्य मैटर पर अभियोग योग्य दावे, कोर्ट में अगर कोई केसेस चल रहा है तो वो सप्लाई माना जाएगा, ठीक है, जिन पर दावा किया जा सकता है, तो इस तरह के जो मैटर हैं, ये जो गतिविधियां हैं ये आपकी अनुसूची 3 में मेंशन है। तो ये गतिविधियां अगर आपको ट्रांजैक्शन में दी जाती है या इनके बारे में आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इनको सेवा मानना है या आपूर्ति मानना है, तो साफ साफ लिख देना है आपको अनुसूची 3 में इनके बारे में लिखा गया है कि ये गतिविधियां ना तो माल की आपूर्ति मानी जाती है ना ही सेवा की आपूर्ति मानी जाती है। इतना सा आपको लिखना होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो अनुसूची 2 और 3 आपने देखा कि अनुसूची 2 में जो लिखा गया है उन गतिविधियों के बारे में कि माल की आपूर्ति माननी है इनको या सेवा की आपूर्ति माननी है, आपको सीधा सीधा उसमें मेंशन कर दिया है। और अनुसूची 3 में ये बताया है कि किस गतिविधि को ना तो सेवा की आपूर्ति मानना है और ना ही माल की आपूर्ति मानना है। आई थिंक क्लियर होगी शेड्यूल 2 और 3। तो ये था प्यारे बच्चों अपना सप्लाई का स्कोप जीएसटी के संदर्भ में। सारी चीज़ें अपन ने 5, 6, 7 वीडियो में कवर कर ली है। तो अब थोड़ा सा एक आध वीडियो का मैटर और बचा हुआ है जिसमें आपको सप्लाई की वैरायटी यानी सप्लाई के प्रकार के बारे में अपन उसको डिस्कस करेंगे। वो इसी चैप्टर का हिस्सा है, उसके बारे में अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा शेड्यूल 2 और 3 और सप्लाई किसे कहते हैं, सप्लाई में क्या गुण होते हैं, सप्लाई में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है, वो इस तरह का अपन ने देख लिया है सारा मैटर। तो ये चैप्टर काफ़ी डीपली चैप्टर है, उसको समझा होगा तो आपको जीएसटी को समझने में बहुत आसानी होगी। अब अपन जो अगला जो चैप्टर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई का होगा, यानी कि सप्लाई का समय, सप्लाई का क्षेत्र अपन ने देख लिया है, अब सप्लाई का समय देखेंगे। अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से समझा है तो उस चैप्टर को समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। टाइप्स ऑफ सप्लाई का मैटर लेकर मैं उसमें आऊँगा, उसमें अपन देखेंगे कि सप्लाई कितने तरह की होती है। इसी चैप्टर का वो हिस्सा है सप्लाई ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर का, आपूर्ति के क्षेत्र से ही वो संबंधित है। लास्ट में 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा वो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो मुझे मेंशन करना। तो हैव ए गुड डे।